चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर फर्स्ट एंड द हेडिंग ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की धूल, बर्फ की धूल। अब यहाँ बर्फ की धूल का मतलब क्या है? बर्फ की धूल का मतलब ये है here in the poem the poet Robert Frost is talking about the small things that people consider inauspicious। मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये बताते हैं कि नेचर में हमारे पास प्रकृति ने हमें इतनी छोटी छोटी चीजें दी हैं जिनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अमन कहते हैं, OMN अमन। अमन मतलब होता है शकुन अपशकुन, यानी फ्यूचर के बारे में पहले से अंदाजा लगा लेना। जैसे हम बात करते हैं अरे बिल्ली रास्ता काट गई, है ना, तो बिल्ली रास्ता काट गई क्या मतलब भाई कुछ खराब होगा। अच्छा, रात में कुत्ते भौंक रहे हैं, भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आएगा। तो ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एज अमन्स, द साइन ऑफ समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, इधर गुड और बैड। भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला जो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, अंधविश्वास, डिसबिलीफ, दैट इज नोन एज अमन। तो द पोएट इज सेइंग द सेम थिंग। पोएट कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ऑस्पिशियस नहीं मानते, जिनको हम अच्छा नहीं मानते, जिनको हम अच्छा शगुन नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनऑस्पिशियस थिंग्स, वो बैड अमन्स, वो इनऑस्पिशियस थिंग्स या बैड अमन्स, अब शगुन हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं? अब ये पढ़ते हैं हम अपनी पोएम में। तो थीम क्या थी कि कुछ चीजें जो बहुत इनऑस्पिशियस होती हैं या बैड अमन होती हैं, वो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती हैं, हमारी लाइफ में ब्राइटनेस लाती हैं, शाइनिंग लेकर आती है हमारी लाइफ में। ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, शाइनिंग, ऑप्टिमिज्म, ये सब कुछ लेकर आती है जिन्हें हम बहुत गलत समझते हैं। अब बात करते हैं स्टैंजा फर्स्ट की। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब पहली लाइन क्या कहती है आपसे? द वे अ क्रो, मतलब रास्ते में एक क्रो शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिर गया। नहीं, यहाँ पर शुक का मतलब ये नहीं गिर गया। शुक का मतलब क्या है कि एक कौवा है, एक क्रो है, जिसको हम क्या मानते हैं? एक बैड अमन मानते हैं। एक कौवे को अगर हम देख लेते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं? बैड अमन मानते हैं कि भाई अपशगुन हो गया। तो ये सिर्फ हम हिंदुस्तानी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं मानते हैं। जो अंग्रेज है वो भी यही मानते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो कौवा बैठा हुआ है पेड़ पर, ये बैड अमन हो गया, इसे देखते मेरा दिन खराब हो गया। इन 4 लाइनों में, स्टार्टिंग 4 लाइन्स, द मूड ऑफ द पोएट वॉज इन ग्लूम डेस्पोंडेंस। पोएट का मूड पहले ही सैड था, पहले से ही उदास था पोएट, पहले ही मूड खराब था पोएट का। लेकिन जैसे उन्होंने क्रो देखा, मूड और खराब हो गया। अब जब उन्होंने हेमलॉक ट्री देखा, हेमलॉक ट्री होता है एक जहरीला पेड़, पॉइजनस ट्री विद व्हाइट फ्लावर्स। तो एक जहरीला पेड़ जिसको सफेद फूल होते हैं, तो ये भी क्या माना जाता है? अंग्रेजों के लिए एक बैड अमन माना जाता है, कि इनऑस्पिशियस थिंग मानी जाती है। तो पोएट क्या कहते हैं? मेरा मूड पहले से ही खराब था, लेकिन जैसे ही मैंने कौवा देखा, जैसे मैंने हेमलॉक ट्री देखा, मेरा मूड और खराब हो गया। दिन मेरा कैसा हो गया? सैड हो गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? क्रो और हेमलॉक, ये क्या है? ये सिंबल है, ये साइन है किसके? बैड अमन के या सैडनेस के या ग्लूमी के, उदासी के साइन है, सिंबल है ये। तो इन्हें देख के मेरा मूड और खराब हो गया कि भाई आज तो दिन ही बेकार हो गया। तो अब हुआ क्या? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अब क्रो ने क्या शुक किया? क्या गिराया क्रो ने? तो क्रो एक पेड़ पर बैठा हुआ है। अब जैसे ही क्रो हिला, अब ये रीजन डिफाइन नहीं क्रो क्यों हिला, उसको ठंड लग रही है या वो अपने घोंसले में एंटर कर रहा है या वो क्या कर रहा है, ये डिफाइन नहीं है, ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो बस इतना बताया गया है कि जब जो क्रो है उसने मेरे ऊपर बर्फ का टुकड़ा डाला, यानी पेड़ पर चारों तरफ क्या है? धूल है, किसकी? बर्फ की। तो बर्फ चारों तरफ है, पेड़ों पे, पौधों पे, सड़क पर, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो जैसे ही उस कौवे ने, जो एक बैड अमन माना जाता है, उसने मेरे ऊपर बर्फ का टुकड़ा डाला, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहां से? हेमलॉक ट्री से। यानी दो अपशगुन की चीजें, दो इनऑस्पिशियस चीजें जिन पे से बर्फ मेरे ऊपर गिरी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरा मूड ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया। उस बर्फ के टुकड़े को जो मेरे ऊपर गिरा, कहाँ गिरा? कंधे पर, सर पे, ये नहीं पता, बस इतना पता है गिरा। तो जो बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा, उसने मेरा पूरा मूड बना दिया, उसने मेरा पूरा दिन चेंज कर दिया। मतलब मैं बहुत नेगेटिव हो रहा था, बहुत सैड फील कर रहा था, बहुत ग्लूमी फील कर रहा था,
बहुत डेस्पेयरनेस, अकेलापन फील कर रहा था। लेकिन जैसे बर्फ का टुकड़ा यानी नेचर के दो एजेंट जो दो बैडमन माने जाते हैं वो मेरे ऊपर मेहरबान हुए, मुझे लगा नेगेटिविटी है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर, एक ऑप्टिमिज्म मेरे अंदर आ गई, एक खुशी मेरे अंदर आ गई। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छा मानने लगा। यानी अब मेरे अंदर ये बिलीफ हो गया कि हाँ भाई बैड गुड अमन कुछ नहीं होता, सब हमारी परसेप्शन पर डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन। हम जैसा सोचेंगे चीजें वैसी ही होंगी। जैसे बर्फ का टुकड़ा मैं तो देख ही रहा था ना पूरे रास्ते में, तब तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही पेड़ से गिरा तो पता नहीं क्यों एक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगा कुछ चमक गया, कुछ ब्राइटनेस आई, कुछ शाइनिंग चीज आई। तो हुआ क्या, चेंज ऑफ मूड यानी परसेप्शन सिर्फ नजरिए का खेल है। हम चीजों को बुरा मानते हैं लेकिन वो अच्छी होती हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, एंड सेव्ड सम पार्ट, क्या बचाया उसने, जो बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा उस कौवे की वजह से उसने मेरा दिन तो चेंज कर दिया, लेकिन दिन चेंज करने के साथ साथ उसने क्या बचाया, उसने मेरा पूरा दिन जो मैं आगे खराब करता, द डे दैट आई वुड हैव स्पेंड और द डे दैट आई वुड स्पेंड इन फ्यूचर, वो दिन जो मैं आगे खराब करता, अगर ये कौवा मेरे ऊपर नहीं गिरा था बर्फ तब क्या होता, मैं पूरा दिन खराब कर देता। तो वो दिन मेरा खराब होने से बच गया। किसकी वजह से, नेचर के इन दो एजेंट की वजह से, नेचर के इन दो पार्ट्स की वजह से, हेमलॉक एंड क्रो। क्या कहते हैं, एंड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड, वो दिन जो मैं पहले से रिग्रेट में, पछतावे में, सैडनेस में खराब कर चुका था, वो अब मेरा आगे ना खराब हो, इसी वजह से मैं इन चीजों से बच गया। एंड गाइस द पोएम इज ओवर, पोएम होती है आपकी खत्म। तो दो ही वर्ड है, एक है आपका हेमलॉक, दूसरा आपका रूइड। रूइड मतलब रूइन, स्पॉइल या रिग्रेट में रहना, पछतावे में रहना। तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से पोएम की जो मेन चीजें हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, दो एजेंट कहा गया है, इनको दो पार्ट्स बताए गए हैं नेचर के, एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। सेकंड, पोएटिक डिवाइसेस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो पोएटिक डिवाइस पहले क्या है, क्रो मी दोनों अलग है, तो इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, ए बी। अब क्रो स्नो दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको भी क्या नाम दे दिया, ए। मी ट्री मतलब अभी बन नहीं रहा, मी और ट्री का कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, लेकिन पोएट ने जबरदस्ती बनाने की कोशिश करी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। जब राइमिंग नहीं बनती लेकिन हम बनाने की कोशिश करते हैं, मैच कराने की कोशिश करते हैं पोएट, दैट वी कॉल इन्वर्जन। तो यहाँ हुआ ए बी। अब लॉजिक की चीज क्या है, लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास कुछ भी नहीं है, तो पोएम जो है वो अभी तक एक ही पैराग्राफ में, एक लाइंस में अभी पोएम आपकी चल रही है, क्योंकि कहीं भी आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलेगा, एट लास्ट ही मिलेगा। तो ऐसी पोएम है जहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता किसी भी स्टैंजा में, दैट वी कॉल एंजरमेंट। तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, एंजरमेंट। तो ये होगी आपकी थर्ड। अब बात करते हैं फिफ्थ लाइन की, हार्ट। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं कि स्टैंजा सेकंड, आपको लग रहा है सेकंड है, बट बेसिकली सेकंड नहीं है, क्योंकि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। हार्ट, तो ए बी के बाद क्या आया, सी, मूड, डी। अब हार्ट पार्ट, तो ये भी सी हुआ, मूड रूइड, डी, तो ये भी जबरदस्ती बनाया गया, इसीलिए ये भी क्या हुआ आपका एंजॉयमेंट। अब अगर बात कर लेते हैं जल्दी से, लाइन नंबर आपकी सेकंड, शुक डाउन ऑन मी, शुक ओ डाउन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये तीनों क्या दे रहे हैं, वोवेल साउंड, सो दैट इज योर एजोनेंस। लास्ट है आपका ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन आता है आपका लाइन नंबर फिफ्थ में, हैज गिवन माई हार्ट, तो हैज और हार्ट दोनों पास में है, दोनों वर्ड्स पास में है, और दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, एक ही वर्ड एच से, तो ये क्या हुआ आपका ऑलिट्रेशन। और इसी में सेकंड है आपका सेव्ड सम, तो दोनों का जो पहला वर्ड है, इनिशियल वर्ड है, वो एस है, तो ये हुआ आपका ऑलिट्रेशन। तो दोस्तों पोएम हो जाती है आपकी खत्म। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई पोएम के साथ, एंड गाइस यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।